हेलो स्टूडेंट्स, डेट 3 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला है PSLV-61, दूसरा है GSLV-F-15, तीसरा है PSLV-C-62 या चौथा है GSLV-F-17। तो हम इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, GSLV-F-15। इसके GSLV-C-62 जो है ये एक लॉन्च व्हीकल है और GSLV-F-15 के जरिए ही जो है इसरो अपना 100वां मिशन जो है लॉन्च करेगा। इसरो अपना 100वां मिशन जो है जनवरी 2025 को लॉन्च करेगा। GSLV-F-15 लॉन्च व्हीकल द्वारा जो है इसरो IRNSS-1 के उपग्रह को लॉन्च करेगा। IRNS-1 के उपग्रह जो है यह इसरो की 100वीं उड़ान होगी। IRNSS-1 के उपग्रह को लॉन्च करने से पहले जो है इसरो ने स्पेडेक्स मिशन को भी लॉन्च किया था और स्पेडेक्स मिशन जो है ये इसरो की 99वीं उड़ान थी। स्पेडेक्स जो मिशन लॉन्च किया गया था, इसमें 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे जिसमें अंतरिक्ष में जाकर डॉकिंग का प्रदर्शन करना होता है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ना। कैसे अंतरिक्ष में 2 उपग्रह आपस में जुड़ते हैं उसको डॉकिंग बोलते हैं। तो उसी डॉकिंग का प्रदर्शन के लिए जो है इसरो ने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया था। हमारा जो IRNSS-1 के उपग्रह है यह हमारे नाभिक, जो हमारा जैसे कि विदेशों में GPS होता है मगर GPS जो है USA का है और भारत का जो है नाभिक है, तो नाभिक से ही संबंधित IRNSS-1 के उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला है ब्लैक होल, दूसरा है अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है न्यूट्रिनो या चौथा है सौर तूफान। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है KM3 नेट के नाम में ही छुपा है, यानी कि KM3 नेट का पूरा नाम क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। KM3 नेट जो है ये भूमध्य सागर में 2 जगह पर स्थापित की जाएंगी, यानी कि 2 दूरबीन जो है ये भूमध्य सागर में स्थापित की जाएंगी जो कि न्यूट्रिनो का अध्ययन करेंगी। भूमध्य सागर में KM3 नेट की 2 दूरबीन स्थापित की जाएंगी। इन दूरबीनों का उद्देश्य न्यूट्रिनो का अध्ययन करना है। KM3 नेट दूरबीन का पूरा नाम क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। इसी के साथ साथ जो है हाल ही में चीन ने भी अपना जूनो मिशन लॉन्च किया है। अभी कुछ टाइम पहले जो है कैसलर मिशन भी लॉन्च किया गया था। उस कैसलर सिंड्रोम जो है अंतरिक्ष कचरे को कहा गया था, यानी कि जितना अंतरिक्ष में कचरा बढ़ रहा है जो कि खराब सैटेलाइट्स पड़ी हैं वह एक कैसलर सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो हमारे ऑप्शंस हैं। पहला है डी गुकेश, दूसरा है मनु भाकर, तीसरा है हरमनप्रीत सिंह या चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर लिखे हुए तीनों ही खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डी गुकेश जो है यह फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। मनु भाकर जो है पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 2 मेडल लेने वाली
पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। और हरमनप्रीत सिंह जो है ये हमारी हॉकी इंडियन टीम के कप्तान हैं। और इन तीनों को ही जो है 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की शुरुआत जो है 1991 से हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 में ही जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। इस बार यह पुरस्कार जो है 4 भारतीय खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी जो है की है। तो हमारे ऑप्शन से पहला है 5.39%, दूसरा है 6.93%, तीसरा है 7.93% या चौथा है 8.93%। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 7.93%। यानी कि वर्ष 2020 में जो भारत में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को नोट किया गया था वह 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत ने कार्बन उत्सर्जन में 7.93% की कमी की है। ग्रीन हाउस गैसें हमारी होती हैं, वह गैसें होती हैं जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, आदि गैसें जो है ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। UNFCCC रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट को जारी करता है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जगह जगह पर उसको UNFCCC संस्था जो है जारी करती है। UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी और UNFCCC का मुख्यालय जो है जर्मनी में स्थित है। UNFCCC जो है ये एक जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो है रिपोर्ट्स को जारी करती है और इसीलिए जो है UNFCCC की जब पहली बैठक है वह 1995 में हुई थी, यानी कि UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी, परंतु UNFCCC की पहली बैठक 1995 में हुई थी, जिसे COP1 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 की बैठक कहा गया था। और ये सारी आजकल हमारी जो है हमारी जलवायु परिवर्तन की बैठक है, जैव विविधता की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, आदि जो है ये हमारी सारी UNFCCC के ही बैठकें होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, आदि हमारी गैसें होती हैं। UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29वें नंबर की जो है बाकू अजरबैजान में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू मार्ग पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी है। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं स्पाइस जेट, दूसरा है इंडिगो, तीसरा है गो एयर या चौथा है एयर इंडिया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है हाल ही में सभी यात्रियों के लिए जो कि एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में सफ़र करेंगे उनके लिए जो है अब फ्री में वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जब एयरप्लेन जो होता है आसमान में उड़ता है तो उस टाइम पर जो है सभी फ़ोनों को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और कोई भी ऑनलाइन जो है चीज़ करने के लिए मना किया जाता है, जिसकी वजह से जो है जो पैसेंजर्स होते हैं वो बोर हो जाते हैं और उन्हीं की बोरियत को दूर करने के लिए जो है एयर इंडिया ने वाईफाई इंटरनेट सेवाएं जो है अब फ्लाइट के अंदर ही प्रदान करने की शुरुआत की है और यह शुरुआत करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस बनी है। एयर इंडिया का पुराना नाम जो था टाटा एयरलाइंस था, यानी कि एयर इंडिया या टाटा एयरलाइंस की शुरुआत जो है स्थापना जो है JRD टाटा ने की थी और इसकी शुरुआत जो है 1932 में JRD टाटा द्वारा हुई थी।
फिर जो है टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया। एयर इंडिया पहली टेली एयरलाइन बनी है। उड़ान के समय जो है फ्लाइट का वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा। शुरू में यह वाईफाई की सेवाएं जो है फ्री में ही उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चैबेट का संबंध किससे है? तो हमारे ऑप्शन है, पहला है केन्या, दूसरा है जमैका, तीसरा है वेस्ट इंडीज या चौथा है नाइजीरिया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, केन्या। बीट्राइस चैबेट जो है यह केन्या की रहने वाली है और हाल ही में इन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ को मात्र 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बनी है। बीट्राइस चैबेट ने यह रिकॉर्ड बार्सिलोना स्पेन में हुई एक प्रतियोगिता में प्रतिभाग लेकर बनाया। बार्सिलोना स्पेन में आयोजित एक प्रतियोगिता में केन्या की चैबेट ने 5 किलोमीटर की रेस को मात्र 13 मिनट 54 सेकंड में समाप्त किया, जो कि महिला वर्ग में अब तक का सबसे फास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वहीं जो पुरुष वर्ग में अब सबसे जो दौड़ लगाने वाले हैं वे उसेन बोल्ट हैं, जो कि जमैका के रहने वाले हैं। और हाल ही में जो है हमारी क्रिकेट टीम के जसप्रीत बुमराह को जो है आईसीसी ने सबसे हाईएस्ट रेटिंग जो है प्रदान की है, यानी कि जसप्रीत बुमराह जो है पहले क्रिकेटर भारतीय बने हैं जिन्हें इतनी हाईएस्ट सर्वश्रेष्ठ रेटिंग प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मौसम विभाग ने किसे देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया? यानी कि 1901 का जो साल था वह भारत में सबसे ज्यादा अधिक गर्मी का साल पाया गया, और 1901 के बाद जो है वह कौन सा साल है जिसने सबसे ज्यादा गर्म साल पाया गया? तो हमारे ऑप्शन है, पहला है वर्ष 2021, दूसरा है वर्ष 2022, तीसरा है वर्ष 2023 या चौथा है वर्ष 2024। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्ष 2024। भारतीय मौसम विभाग का यह कहना है कि 1901 के बाद जो है वर्ष 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। इस बात की पुष्टि जो है हमारे भारतीय मौसम विभाग ने की है। 2024 वर्ष 1901 के बाद में भारत में सबसे गर्म वर्ष नोट किया गया। 2024 में भारत का औसत वार्षिक तापमान 25.75 डिग्री सेल्सियस रहा। कोई भी वर्ष कितना अधिक गर्म होगा या कितना अधिक ठंडा होगा यह हमारे दो इफेक्ट से पता चलते हैं। पहला होता है हमारा अल नीनो इफेक्ट और दूसरा होता है हमारा ला लीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट जो है वह गर्मी को दर्शाता है, वहीं ला लीनो इफेक्ट जो है यह ठंड से संबंधित इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, पहला है भुवनेश कुमार, दूसरा है जितेंद्र मिश्रा, तीसरा है वी राम सुब्रमण्यम या चौथा है डॉक्टर संदीप शाह। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार को जो है हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। भुवनेश कुमार को यह पद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है भुवनेश कुमार, दूसरा है जितेंद्र मिश्रा,
या तीसरा है वी राम सुब्रमण्यम या चौथा है डॉक्टर संदीप शाह। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार को जो है हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। UIDAI की जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI की स्थापना जो है सन 2009 में हुई थी, परंतु सन 2009 में UIDAI की स्थापना जो है आधार एक्ट के तहत हुई। 2009 में के बाद जो है इसे वैधानिक संस्था घोषित किया गया। UIDAI जो अथॉरिटी है यह आधार कार्ड, पहचान, एड्रेसेस आदि को जारी करती है, यानी कि हमारे जितने भी आधार कार्ड बनते हैं उस सब को जो है UIDAI अथॉरिटी ही जारी करती है। भुवनेश कुमार जो है ये एक IAS अफसर हैं। UIDAI के जो पहले कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए थे वे हमारे नंदन नीलकंठ किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और वैडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? तो इसके हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला है गोवा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात या चौथा है केरल। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। गुजरात में जो है हाल ही में भारत की पहली तटीय और वैडर पक्षी जनगणना प्रारंभ की जाएगी, यानी कि यह जो पक्षी जनगणना गुजरात में प्रारंभ की जाएगी इसमें तटीय यानी कि जो कोस्टल एरियाज पे रहने वाले पक्षी हैं उनकी, और जो वैडर है यानी कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो जगह बदलते रहते हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, उनकी दोनों की जो है जनगणना गुजरात में प्रारंभ की जाएगी। गुजरात में पहली तटीय और वैडर पक्षी जनगणना प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें तटीय और वैडर दोनों ही पक्षियों की गणना की जाएगी। इस जनगणना में जो है गुजरात के 3 जिले शामिल किए जाएंगे, जिसमें पहला जिला है देवभूमि द्वारका, दूसरा जिला है जामनगर और तीसरा जिला है मोरबी। मोरबी वही है जहाँ पर कुछ टाइम पहले जो है मेला जो मोरबी का मेला चल रहा था वहाँ पर वो पुल गिर गया था। ये वही मोरबी जिला है जो कि गुजरात में स्थित है और इसको भी जो है तटीय और वैडर पक्षी जनगणना में शामिल किया जाएगा। हाल ही में जो है गुजरात का एक नया जिला है, यानी कि 34th क्रम का नया जिला बना है जिसका नाम है बागथरांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो इसके हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला है 1 जनवरी, दूसरा है 2 जनवरी, तीसरा है 3 जनवरी या चौथा है 4 जनवरी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 जनवरी। 1 जनवरी की तारीख को ही जो है DRDO अपना स्थापना दिवस मनाता है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी और इसका DRDO का पहला अध्यक्ष जो है दौलत कोठारी को बनाया गया था। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष जो हैं वह समीर कामत है, यानी कि वर्तमान में DRDO के हेड समीर कामत हैं। DRDO का मुख्यालय जो है वह दिल्ली में स्थित है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।